हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया ना? तो कल हमने पढ़े थे संकरण। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वेस्पर सिद्धांत। वेस्पर सिद्धांत का मतलब वैलेंट सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंट सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसी को हम शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं? वेस्पर सिद्धांत। तो इस वेस्पर सिद्धांत को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे अणुकक्षक सिद्धांत। दो सिद्धांत हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेस्पर सिद्धांत को। पहले क्या पढ़ रहे हैं? वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर सिद्धांत क्या होता है? वेस्पर सिद्धांत को सन 1940 में पावेल तथा सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसको सन 1957 में गिलेस्पी तथा नाइहोम ने विकसित किया। यह जो सिद्धांत होता है, किसी भी अणु की ज्यामिति तथा उसकी आकृति को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ यह सिद्धांत बंदी तथा अनाबंदी इलेक्ट्रॉनों के मध्य होने वाले प्रतिकर्षण को भी व्यक्त करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, समझ में आ गया? इस सिद्धांत को पावेल तथा सिज्विक ने सन 1940 में दिया था। उसके बाद नाइहोम तथा गिलेस्पी ने इसको 1957 में विकसित किया था। इसके अनुसार क्या होता है? इसमें पहला पॉइंट, किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन से युक्त ऑर्बिटल इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ अधिकतम दूरी पर स्थित हो, जिससे उनके मध्य प्रतिकर्षण जो हो न्यूनतम हो। इससे क्या होगा? अगर प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा तो इनके मध्य स्थायित्व जो होगा वह क्या होगा? अधिक होगा, और अणु जो है वह अधिक स्थायी अणु बनेगा। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। जैसे मान लो हम ले ले BeCl2 की बात करते हैं, तो BeCl2 में ये बेरिलियम जो है, ये बेरिलियम से दो क्लोरीन परमाणु एक दूसरे के साथ में इस प्रकार जुड़ते हैं कि वे अधिकतम दूरी पर रहे। मतलब ये एक दूसरे के साथ रेखीय क्रम में जुड़ते हैं, जिसके कारण इसकी संरचना जो होती है वो सरल रेखी बन जाती है, और बंध कोण जो होता है वो 180 अंश का बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम मान लो कि BeCl3 देखे, तो यहाँ पर चूंकि बोरान से 3 परमाणु क्लोरीन परमाणु जुड़े हैं, तो 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हैं, तो ये क्या होंगे? ये समबाहु त्रिभुज के रूप में जुड़ जाएंगे। यहाँ बीच में बोरान और 3 क्लोरीन परमाणु, तो एक क्या हो जाएगा? त्रिभुज के समान आकृति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार इनकी जुड़ने वाले केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित हो कि वे एक दूसरे के साथ अधिकतम दूरी पर स्थित हो, जिसके कारण उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण हो, और न्यूनतम प्रतिकर्षण होने के कारण अणु जो होता है वह अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। दूसरी चीज इसमें होता है कि यहाँ पर अणु की आकृति जो होती है, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। केंद्रीय परमाणु में उपस्थित
केंद्रीय परमाणु के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर का मतलब, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, जैसे एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर अगर मान लो केवल 3 अयुग्मित ऑर्बिटल है, तो इसके साथ में केवल कितने जुड़ेंगे? 3 जुड़ेंगे। अगर मान लो 4 है तो कितने जुड़ जाएंगे? 4 जुड़ जाएंगे। केवल अगर 2 है तो कितने जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे। और 2 जुड़ेंगे तो उसकी संरचना रेखीय होगी। 3 जुड़ गए तो त्रिकोणीय हो जाएगी, 4 जुड़ गए तो पंचभुजी हो जाएगी। उसी प्रकार 5 जुड़ गए तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो जाएगी, 6 जुड़ गए तो वर्ग द्विपिरामिडी हो जाएगी, 7 जुड़ गए तो पंचभुजी द्विपिरामिडी हो जाएगी। तो इस प्रकार अणु में, केंद्रीय परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर किसी भी अणु की आकृति तथा बंध कोण निर्भर करते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, BeCl2 की बात करते हैं। तो BeCl2 में उत्तेजित अवस्था में बोरान, हम बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2, और यहाँ पर एक और ऑर्बिटल होता है 2p, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पर देखें हम कितने इलेक्ट्रॉन है, ये अलग कक्षा हो गई, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, खाली है। अगर ये उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, ये तो अलग कक्षा है 1s, यहाँ पर ये उत्तेजित अवस्था में यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहां चले जाएगा, क्योंकि एक कक्षा 2s और 2p एक ही कक्षा है। एक ही कक्षा होने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ और उत्तेजित होकर के 2p में चला गया। तो इस प्रकार यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 2। तो ये कितने क्लोरीन को जोड़ सकता है? 2 क्लोरीन को जोड़ सकता है। इसी प्रकार बोरान के उत्तेजित अवस्था में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 को जोड़ सकता है, इसलिए क्या बना सकता है? BCl3 बना सकता है। कार्बन में 4 होते हैं, इसलिए क्या बना लेता है? CH4 बना लेता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता अधिकतम 4। तो इस प्रकार क्या होता है, अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही उसकी आकृति और बंध कोण का निर्धारण होता है। कैसे? जैसे हम यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल के रूप में, BeCl2 ले, तो इसमें संकरण कौन सा होता है? sp संकरण होता है, और sp संकरण में इसकी संरचना होती है, रेखीय संरचना होती है, और बंध कोण 120 अंश का हो जाता है। उसी प्रकार अगर मान लो BeCl3 की बात करते हैं, तो BeCl3 में sp2 संकरण होता है, और इसकी संरचना त्रिकोणीय होती है, और बंध कोण का मान कितना हो जाता है? सॉरी, यहाँ पर 180 अंश होगा और यहाँ पर 120 अंश का हो जाएगा। उसी प्रकार अगर CH4 लेते हैं, तो इसमें sp3 संकरण होता है, और इसकी संरचना कैसे हो जाती है? चतुष्फलकीय संरचना हो जाती है। बंध कोण 109.5 लिख सकते हैं, 109 अंश 28 का होता है। उसी प्रकार आगे हम बढ़ते जाए तो PCl5 लेते हैं, तो इसमें sp3d संकरण होता है, और इसकी संरचना कैसे होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होती है। अब त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होगी तो यहाँ पर बंध कोण 2 बन जाएंगे, एक त्रिकोण के लिए 120 अंश का और पिरामिड के लिए 90 अंश का। तो इसी प्रकार अगर मान लो हम F6 की बात करते हैं, तो यहाँ पर sp3d2 संकरण होगा, और इसकी संरचना बनेगी वर्ग द्विपिरामिडी, और बंध कोण यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश का। इसी प्रकार और आगे अगर बढ़ जाते हैं तो IF7 लेते हैं, तो IF7 में sp3d3 संकरण होगा, और इसकी संरचना जो होती है वह पंचभुजी द्विपिरामिडी संरचना होगी, और बंध कोण जो होता है वो 72 अंश और पिरामिड के लिए 90 अंश। तो इस प्रकार
यहाँ पर ये जो केंद्रीय परमाणु होता है, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया और यहाँ पर आयोडीन, इस केंद्रीय परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इनकी क्या प्रदर्शित होती है, आकृति और बंद कोण जो होता है इसी पर निर्भर करता है कि केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगला चीज इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण क्या होता है, जितना अधिक प्रतिकर्षण होगा डिस्टेंस उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा और अणु जो होता है वो कम स्थायी होते जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जितने ये किस पर निर्भर करेगा, अणु में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या तात्पर्य है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आकृति, किसी भी अणु में विकृति जो होती है वह विकृति उस अणु में उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण का क्रम भी वही होता है। कैसे होगा प्रतिकर्षण का क्रम, लोन पेयर ये ज्यादा स्थायी होगा, यहां पर लोन पेयर किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, फिर ये अधिक स्थायी होगा किससे, बॉन्ड पेयर से। तो इस प्रकार इनके स्थायित्व का क्या होता है, ये क्रम होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी जैसे कहा कि किसी अणु के पास में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे उसमें प्रतिकर्षण उतना ही अधिक होगा और प्रतिकर्षण अधिक होने से अणु की संरचना यानी अणु की आकृति या ज्यामिति में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। कैसे परिवर्तन आता है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम CH4 ले लेते हैं, तो CH4 में sp3 संकरण होता है, इसमें कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इसकी संरचना कैसे होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है और बंध कोण 109 अंश 28 बाई का होता है। जबकि NH3 इसमें भी sp3 संकरण होता है, लेकिन इसमें कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 0 है। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संरचना जो होती है वह पिरामिडी संरचना हो जाती है और बंध कोण घट करके 107 अंश 24 बाई का हो जाता है। इसी प्रकार H2O लेते हैं, इसमें भी sp3 संकरण ही है, लेकिन इसकी संरचना जो होती है वह उल्टे V के आकार की हो जाती है, ऐसी उल्टे V के आकार की संरचना हो जाती है और इसमें बंध कोण और घट करके 104 अंश 48 बाई का हो जाता है, विकृति का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये बंध कोण में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, इनके केंद्रीय परमाणु मतलब यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के कारण। कैसे, हम जानते हैं कार्बन, इसके साथ में कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जबकि अमोनिया में क्या हो जाएगा, N ऐसी संरचना बनेगी HHH, यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी प्रकार जल में ये इस प्रकार की संरचना बनेगी HH, इसके पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण इसका बंध कोण कितना अंश का पता है, इसमें ऐसी संरचना बनेगी, ऐसी ये यहाँ H, यहाँ कितना 109 अंश 28 बाई, यहाँ पर 107 अंश 24 बाई, यहाँ पर 104 अंश 48 बाई। तो इस प्रकार बंध कोण में कमी किसके कारण आ रही है, ये जो इसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण। इसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 2 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा है। तो इसके कारण विकृति अधिक होती है और विकृति अधिक होने के कारण उसके अणुओं की संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है।
ये होता है वेस्पर सिद्धांत। वेस्पर सिद्धांत का क्या अनुप्रयोग है, इसका उपयोग क्या है? वेस्पर सिद्धांत जो अभी मैंने बताया कि वेस्पर सिद्धांत जो होता है किसी भी अणु की आकृति तथा ज्यामिति को क्या करता है? निर्धारित करता है। कैसे निर्धारित करता है? जैसे मैंने बताया BeCl2 की रेखीय संरचना हो रही है, BCl3 इसकी त्रिकोणीय संरचना हो रही है, CH4 इसके चतुष्फल की संरचना हो रही है, PCl5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना हो रही है, SF6 वर्ग पिरामिडी संरचना हो रही है और IF7 पंचभुजी द्विपिरामिडी संरचना होती है, जिसको मैंने संकरण में भी पूरा बताया हूं। तो इस प्रकार इसकी संरचना को निर्धारित कौन करता है? वेस्पर सिद्धांत। इसी को कहते हैं वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अब हम देखेंगे अणु कक्षक सिद्धांत। अभी हमने पढ़ा वेस्पर सिद्धांत, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अणु कक्षक सिद्धांत। अणु कक्षक सिद्धांत होता क्या चीज है, इसको पहले अपन समझ जाते हैं। ठीक है, अणु कक्षक सिद्धांत को सन 1932 में हुंड तथा मुलिकर ने दिया था। हुंड तथा मुलिकर ने दिया था। कब? सन 1932 में। तो इसके अनुसार यानी अणुकक्षक सिद्धांत, इसको MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार ध्यान से समझिएगा, अणुकक्षक सिद्धांत को सन 1932 में हुंड तथा मुलिकर ने दिया था। इसके अनुसार किसी भी अणु के परमाणु जब आपस में या जब दो से अधिक परमाणु आपस में संयोजित होते हैं या एक दूसरे के साथ अपने नाभिक से अतिव्यापित होते हैं, तब एक अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। मतलब कहने का शाब्दिक अर्थ है कि परमाणु ऑर्बिटल आपस में संयोजित होकर आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है आणविक ऑर्बिटल को बनाने वाले परमाणु ऑर्बिटल समान सममिति तथा समान ऊर्जा के होना चाहिए। मतलब आणविक कक्षक को निर्मित करने वाले ऑर्बिटल समान सममिति तथा समान ऊर्जा के होना चाहिए। तीसरा चीज होता है कि जितने आणविक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, जितने परमाणु ऑर्बिटल भाग लेते हैं, उतने ही नए आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। जैसे कि अगर परमाणु ऑर्बिटल भाग लेंगे तो 2 ही आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण होगा। और इन आणविक ऑर्बिटलों को, या अपन कह सकते हैं, अगला पॉइंट भी बना सकते हैं इसको, आणविक परमाणु ऑर्बिटलों के द्वारा 2 प्रकार के आणविक ऑर्बिटल बनते हैं, जिन्हें बंधी आणविक ऑर्बिटल तथा प्रतिबंधी आणविक ऑर्बिटल यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आणविक ऑर्बिटल कहा जाता है। बंधी आणविक ऑर्बिटल जो होता है वो कम ऊर्जा वाला होता है तथा प्रतिबंधी आणविक ऑर्बिटल जो होता है वह अधिक ऊर्जा वाला होता है। कैसे? जैसे ये हो गया, ये परमाणु ऑर्बिटल हो गया जिसको हम नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग। ये वाला जो होता है कम ऊर्जा वाला है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये अधिक ऊर्जा वाला है, इसको हम क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अगला इसमें हम पॉइंट दे सकते हैं
बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यानी बंदी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, तत्पश्चात अधिक ऊर्जा वाले अर्थात एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसमें अगला पॉइंट और दे सकते हैं, जिस प्रकार परमाणु ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है, उसी प्रकार आणविक ऑर्बिटल में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। यानी आणविक ऑर्बिटलों में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 हो सकती है। आणविक ऑर्बिटल जो होते हैं उसी प्रकार से परिभाषित होते हैं, मतलब मुख्य रूप से 4 क्वांटम संख्या NLMS, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इन 4 क्वांटम संख्याओं के द्वारा परिभाषित होते हैं। अगली चीज इसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण। जिस प्रकार से हम परमाणु ऑर्बिटलों में भरते हैं, कैसे भरते हैं, हमको मालूम है 3 नियम फॉलो करते हैं, वुंड का नियम, पाउली का नियम और आफबाउ का नियम। तो जिस प्रकार हम परमाणु ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, और पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में उनका पूरा भर जाए तब जोड़ा बनाना है, यानी वुंड का नियम। उसी प्रकार पाउली का नियम, किसके आधार, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती वाला। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, आणविक ऑर्बिटलों में भी इलेक्ट्रॉनों का वितरण उन तीनों नियमों के आधार पर अर्थात वुंड, पाउली तथा आफबाउ नियम के आधार पर भरते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे, यानी पहले कम ऊर्जा वाले में, उसके बाद में अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक से आणविक कक्षक में आएंगे तो सबसे पहले बॉन्डिंग में भरे जाएंगे, और बॉन्डिंग में भरते समय भी हम वो ध्यान रखना है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर बच गए तो जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद और बच गए तब कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण दर्शाएंगे। और जिस प्रकार से बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों का वितरण तीनों नियम के आधार पर दर्शाएंगे, उसी प्रकार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में तथा पहले एक एक उसके बाद में जोड़ा बनाने वाला जो क्रम होता है, यानी वुंड और आफबाउ नियम के आधार पर ही करते हैं। तो दूसरी चीज, समान ऊर्जा तथा समान आकार। समान ऊर्जा तथा समान ऊर्जा आकार के ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापित होकर जो आणविक ऑर्बिटल बनाते हैं, इस आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा भी क्या होगी, समान ही होगी। तो इस प्रकार हम अणुकक्षक सिद्धांत को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है।